नमस्कार। एबीसी हिंदी चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बार फिर बांग्लादेश और भारत के रिश्तों पर। दरअसल शेख हसीना सरकार के अपदस्थ होने के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अभी तक पटरी पर नहीं आ पाए। कभी वहां पर हिंदू समुदाय पर होने वाले उत्पीड़न की खबरें मिलती हैं, कभी एस्कॉन टेम्पल के पुजारी को गिरफ्तार किया जाता है, और अब एक बार फिर बांग्लादेश और भारत के बीच जो बॉर्डर पर लगने वाली फेंसिंग है उसको लेकर विवाद सामने आया है। इस विषय पर हम अपने खास मेहमान गिरधर जी को इनवाइट कर रहे हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में ये जो कटीले तारों पर जो देश में एक दूसरे के साथ जो तकरार देखने को मिल रही है, वास्तव में ये बॉर्डर इशू पर कटीले तारों का मसला है क्या? नमस्कार जी, आपको, आपके दर्शकों को सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। जी, ये देखिए, बांग्लादेश की जो समस्या है, वो कोई नया बात नहीं है। बहुत साल से ये चली आ रही है। शेख हसीना की कालखंड में थोड़ा उसमें सुधार आया था, थोड़ा कमी दिखी थी हमें, बस उतना ही है। बाकी सब अब देखिए, अब आपको याद होगा, खालिदा जिया की कालखंड में भी यही तकलीफें थे हमारी। फिर दोबारा वो वापस आ गए और वहाँ एक सोच पहले से ही प्रो पाकिस्तानी सोच वहां थी। जो जमाते इस्लामी की जो सोच थी, पहले से ही वो प्रो पाकिस्तान था। तो वहां से आईएसआई भारत के अंदर घुसपैठी बहुत दशकों से करती आ रही है। तो शेख हसीना के कालखंड में भी वो हुआ करता था। तो इसीलिए हम उस परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे तो थोड़ा इसका भूमिका हमें समझ आएगी। अब देखिए, मोहम्मद यूनुस जो है वो कठपुतली है। उनको प्लांट किया गया, अमेरिकन डीप स्टेट ने उसको प्लांट किया। फिर इनकी जो देख रेख पूरा, वहां की गतिविधियां पूरा पाकिस्तान को सौंप दिया। तो ये सिचुएशन है। तो इससे ज्यादा हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक्चुअली 1.5 साल पहले बांग्लादेश जाने का सौभाग्य मिला है मुझे, क्योंकि बांग्लादेश भी हमारे अखंड भारत की अटूट हिस्सा था पहले। तो वहां की शक्तिपीठ का दर्शन करने का सौभाग्य मिला है मुझे। बहुत से शक्तिपीठ मैंने देखा है, सिलहट से लेके चट्टग्राम तक, भोगरा, फिर ढाकेश्वरी, छट्टेश्वरी, बहुत से मंदिर का दर्शन मैंने किया है। इवन शेख हसीना की कालखंड में भी हिंदू वहां सुरक्षित नहीं थे। मगर अब की हालत से थोड़ा बेहतर थे, बस उससे उससे ज्यादा। तब भी ये लोग डरे हुए थे और इनकी संपत्तियों को अड़प रहे थे। और कोर्ट का जजमेंट इन हिंदुओं के पक्ष में आता है तो भी उसको एग्जीक्यूट करने के लिए सरकार इसको कोई मदद नहीं कर रही थी। तो लेकिन इनके लेकिन लव गिरधर जिहाद। लेकिन लेकिन गिरधर जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे और समझना चाहता हूँ कि कल जो बांग्लादेश के हाई कमिश्नर है नूरुल इस्लाम, उनको समन किया गया था सरकार द्वारा। बांग्लादेश की तरफ से आरोप लगा है कि जो बॉर्डर पर जो फेंसिंग होती है, जो बाड़ बंदी होती है, उसमें 5 जगहों पर भारत की तरफ से उस प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है। हालांकि इस मीटिंग के माध्यम से भारत सरकार ने दोनों तरफ प्रोटोकॉल मेंटेन करने की बात की है और साथ ही साथ ये भी आश्वासन दिलाया है कि भविष्य में दोनों तरफ से प्रोटोकॉल मेंटेन होना चाहिए। तो ये जो बाढ़ बंदी का लेटेस्ट मसला आया है, ये इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? आपको लगता है कि बाढ़ बंदी होनी जरूरी है? और अगर बाढ़ बंदी नहीं हुई तो घुसपैठियों का जो मसला है, बांग्लादेश से जो भारत में निरंतर घुसपैठी लोग घुसते हैं और बांग्लादेशी जनसंख्या भारत में बढ़ती है, इसको रोका जा सकता है। अगर बाड़बंदी नहीं होगी तो फिर ये इस तरह का सिलसिला जारी रहेगा। तो ये जो लेटेस्ट इशू बांग्लादेश ने उठाया है कि भारत पर उल्टा आरोप लगाया दिया है, इसको आप किस तरह से देखते देखिए, भारत और बांग्लादेश की सरहद जो है वो 4100 किलोमीटर है। उसमें लगभग 3000 किलोमीटर ऑलरेडी बारबंदी हो गई है और रही 1000 किलोमीटर की और बाकी है। वो ऐसे इलाके हैं जहां आप तारे लगाते भी है, अगले मानसून सेशन में वो पूरा उसको मतलब वो नदियां नदियां जो है उसको बहा के लेके जाते हैं। क्योंकि वहां टेरेन ऐसा है कि आप कोई फिक्स्ड जमीन नहीं मिलेगा आपको। आज पानी है, कल पानी नहीं है।
आते रहेगा, बाढ़ होते हैं, मतलब इतना लूज टेरेन है, वहां आपको बारबंदी लगा नहीं सकते हो आप, लगाते हो तो भी वो टिक नहीं पाएगा। तो ये टेरेन ऐसा है। फिर भी हमें जितना हो सकता है वहां तक उतना तक हम इसको कुछ ना कुछ रखना चाहिए, ताकि बाकी जो ओपन खुले जो गैप्स मिलेंगे वहां आप गश्ती लगा सकते हो, आप वहां किसी को तैनात, बीएसएफ को तैनात कर सकते हो। मगर पूरे 1000 किलोमीटर आपको रखना हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये तारे लगाना हमारे लिए जरूरी है, तो हम करना चाहिए। मगर इस विवाद के पीछे दो इश्यूज हैं। एक, बांग्लादेश और भारत के बीच में एक अग्रीमेंट है, इसके चलते हुए लगभग 140 या 100 150 मीटर की सेटबैक होनी चाहिए। जो जीरो लाइन होता है ना, जहां देश की बाउंड्री का वो जो लकीर खींचा रहता है, उससे 150 मीटर पीछे ही आप जो करना है कर सकते हो। 150 मीटर इस तरफ और 150 मीटर उस तरफ, उसको क्या कहते हैं, उसको नो मैंस लैंड करार दिया। तो वहां आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो। मगर शेख हसीना जब प्राइम मिनिस्टर थी, तो भारत ने फेंसिंग लगाने के लिए 0 पॉइंट से बहुत करीब हम लगाना चाह रहे थे, तो उनसे परमिशन मांगे थे हमने। शेख हसीना हमें परमिट दे दी थी, वो हमें अप्रूवल दे दी थी कि आप लगा सकते हो तारे। तो मतलब कोई 50 या कहीं 50 मीटर या कहीं 40 मीटर के अंदर अंदर हम लगा सकते थे, क्योंकि जैसे मैंने कहा वहां वहां की जो जमीन है, टेरेन है, वो अलग है। जहां हमें पत्थर मिला, जहां हम रख सकते हैं वहां रख रहे हैं। जहां पानी की कोई नाला है, कुछ और है, तो शायद थोड़ा पीछे हम ये तारे लगा सकते हैं। तो उस जमीन के रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम लगा रहे थे। तो शेख हसीना हमें परमिशन दे दी थी। अब क्या हो गया, अब की बांग्लादेश सरकार जो है, उसमें अब उसको ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि ये अब नहीं कर सकते हो, क्योंकि ओरिजिनल अग्रीमेंट के मुताबिक आप 150 मीटर पीछे ही आप कुछ कर सकते हो, इसके अंदर अंदर आप नहीं कर सकते हो। वो उनका ऑब्जेक्शन है। मगर टेक्निकली जो है, हमें हमारी सरकार उनको कल बुला के ये कह रही थी कि देखिए, हम शेख हसीना जी का हमारे पास अप्रूवल है, ऑलरेडी हमें यहाँ तारे लगाने का हमें परमिशन दे दी थी। इसीलिए जो आपके पिछले सरकार, आप आने से पहले जो सरकार थी, वो उनकी जो आश्वासन है उनको आप पालन कीजिए। आप ये नहीं कह सकते हो कि लेकिन वो हाँ, शेख हसीना ने किया है, हमें कोई लेना देना जी, नहीं है। जी, ये आप नहीं कह जी, सकते हो। जी, तो जी, वो जी, हम जी। उनको तो बुला के हमने उसको डिप्टी हाई कमिश्नर को बताया। जी, जी। लेकिन लेकिन गिरधर जी, आज आज जो समस्या है, बांग्लादेश की जो नई सरकार है, उसमें जो खास तौर से मोहम्मद यूनुस साहब हैं, वो बार-बार उनकी अपदस्थ प्रधानमंत्री के प्रत्यार्पण की बात कर रहे हैं। और आपने एक डीप स्टेट की बात की थी। तो जिस तरह से ये पूरा एक घटनाक्रम शेख हसीना की सरकार के साथ देखने में मिला, साथ ही साथ जिस तरह से चाइना और अमेरिका का एक नेक्सस भी देखने को मिला, जिस पर भारत के अंदर बहुत ज्यादा चर्चाएं भी हुई। तो आपको लगता है कि चाइना और अमेरिका भारत के खिलाफ एक बांग्लादेश के अंदर एक एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आ रहे हैं? देखिए, बांग्लादेश दोनों की जरूरत है। चाइना, खासकर चाइना को, क्योंकि चाइना की आप ज्योग्राफी देखेंगे तो वो गहरे गहरे समुद्र में वो जा नहीं सकते हैं। पहला उनका फर्स्ट चेन ऑफ आइलैंड्स हैं, जैसे जापान, ताइवान, फिलीपाइंस उनको रोकती है। फिर वो भी पार करके थोड़ा दूर जाएंगे तो सेकंड चेन ऑफ आइलैंड्स है उनके पास, वनुआटू, किरिबाटी, गुआम, मतलब ऐसे बहुत से, वहां के सोलोमन आइलैंड्स, ये सेकंड चेन ऑफ आइलैंड्स उनको रोकते हैं। तो इन इस इन परिस्थितियों से, और एक एक और उनके चाइना के लिए एक खतरा है, जो मलक्का डायलमा कहते हैं वो लोग। तो यह है कि उनके लगभग 60-70% उनकी जो ट्रेड है, चाहे वो अफ्रीका, यूरोप या गल्फ से उनको तेल लेना हो, कोई यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाना हो, या इनकी जो फिनिश प्रोडक्ट्स वहां बेचने के लिए जाना हो, वो ये मलक्का स्ट्रेट से होते हुए हमारी भारत की जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, वहां से, उधर से ही गुजर के जाना पड़ता है। वो एक 100-150 किलोमीटर की जो समुंदर है, वहां से उनको जाना पड़ता है। कभी भी हम चाइना और भारत के बीच में कुछ गड़बड़ होता है, तो हम उनको वहां रोक सकते हैं, उनके पूरे इकोनॉमी तबाह हो सकता है। इसीलिए चाइना की ये जरूरत है कि
वो ये कठिन परिस्थिति से कोई अल्टरनेट रास्ता उनको चाहिए था। एक अल्टरनेट रूट वो निकाल दिया पाकिस्तान में, वो सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो वहां से वो अरेबियन सी में पहुंच सकते हैं। मगर हम पाकिस्तान में क्या हो रहा है देख ही रहे हैं हम। पाकिस्तान बलूचिस्तान से भी आगे नहीं जा पा रहे हैं। बलूचिस्तान, फिर आगे केपीके में, फिर गिलगिट बाल्टिस्तान में, हर जगह इनको रेसिस्टेंस मिल रहा है। तो उनको एक और रास्ता चाहिए था, इसलिए बांग्लादेश चाहिए। इसीलिए वो डोकला में भी गड़बड़ किया चाइना ने, ताकि हमारी जो चिकन स्नैक है उसको काट दें, और वहां थोड़ा हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है वो चाइना के अंदर लेना है उनको। तब क्या हो जाएगा, बांग्लादेश से उनको सीधा रास्ता तिब्बत तक उनको मिल जाएगा, समुद्र के रास्ते से, बे ऑफ बंगाल से। इसीलिए वो बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट कर रहा था और बांग्लादेश को हथियार भी दे रहा था। तो धीरे धीरे से बांग्लादेश जो है शेख हसीना की कालखंड में थोड़ा चाइना की तरफ वो झुक रही थी। तो अमेरिका ने सोचा है कि यहाँ चाइना का इन्फ्लुएंस नहीं होना है। तो भारत से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रही थी, क्योंकि शेख हसीना भारत की दोस्त थी। तो इसीलिए अमेरिका फिर वहां घुस गई। अमेरिका ने सोचा है कि चाइना यहां आने से पहले हम कुछ करेंगे। इसीलिए चाइनीज डीप स्टेट जो है, जो बाइडन की इतनी सोच तो है नहीं है, उनकी जो डीप स्टेट है वो ये डिसाइड किया कि हम यहाँ हमारी वर्चस्व बढ़ाना है, ये हमारी कंट्रोल में जब लेंगे तभी हम चाइना को यहाँ रोक पाएंगे। इसीलिए वो जी, अपने जी। अपने मफाद के लिए, अपने अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए, सोच के लिए वो बांग्लादेश में दखल कर रहे हैं। सेकेंडरी मतलब ये जब होता है तो एक और हथियार इनके हाथ मिलता है भारत को भी थोड़ा कंट्रोल रखने के लिए। प्राइमरी जी, ऑब्जेक्टिव भारत को जी। कंट्रोल करना नहीं था। उनका पहला सोच अपना जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को बचाने के लिए चाइना कर रही थी, चाइना को काउंटर करने के लिए जी, अमेरिका वहां घुस गई थी। तो बीच जी, में जी, शेख हसीना एक उसका बलि चढ़ा दी, फिर भारत का जी, भी उससे नुकसान झेलना पड़ रहा है। जी। लेकिन 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 मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ कि प्रत्यार्पण की बात को लेकर बांग्लादेश बड़ा गंभीर नज़र आ रहा है। वो भारत पर बार-बार दबाव बनाता है, भारत पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संकेत देता है कि शेख हसीना का वो वापस कर देने चाहिए बांग्लादेश सरकार। तो इन बदलती परिस्थितियों में भारत के लिए शेख हसीना ज़रूरी है या बांग्लादेश सरकार से उसको एक दोबारा नए रिश्तों को आकार देने की ज़रूरत है? अगर हमने शेख हसीना को रखा तो बांग्लादेश चाइना के और करीब आ सकता है अपनी ईगो प्रॉब्लम में। तो क्या हमें बांग्लादेश सरकार के साथ नए रिश्तों को नए तरीके से आकार देना चाहिए या हमारी प्राथमिकता शेख हसीना होनी चाहिए? देखिए, हमारी रिश्ते जो है वो शेख हसीना के देने या ना देने की बलबूते से नहीं होनी चाहिए। तो हम बांग्लादेश से एक जो भी रिश्ता हम बनाना चाहते हैं, वो हमारी भारत की इंटरेस्ट जो है उसको नजर रखते ही हमें करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि वो हमें ब्लैकमेल कर सके। बाद में देखा जाएगा इसको। शेख हसीना हमारे लिए बहुत तकलीफ वाली बात होती है, तो फिर भारत से उनको निकाल देंगे। बांग्लादेश तो नहीं भेजेंगे, मगर कहीं और चली जाएगी वो देखते हैं क्या होगा। मे भी सऊदी जाएगी, पता नहीं कहाँ जाएगी। अब तो हम बांग्लादेश से ऐसे रिश्ता रखना चाहते हैं जहां वो हमारे ऊपर एक हद से ज्यादा हमें हमारे ऊपर दबाव नहीं डालना है, नहीं डाल सकती है। और दूसरी चीज जो है, अभी डोनाल्ड ट्रंप आने तक हम थोड़ा सतर्क रहना है। डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद अमेरिका की क्या रवैया होगा वो वहां उधर, वो हमें पता चलेगा। क्योंकि ऑलरेडी उनके ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, इंक्लूडिंग डोनाल्ड ट्रंप, ऑलरेडी मोहम्मद यूनुस और इनके खिलाफ और वहां के हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है इसके बारे में वो ऑलरेडी बोल चुके हैं। उनके बयान आ चुका है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद क्या मोहम्मद यूनुस वहां सरकार में रह पाएगा या इनको निकाल के किसी और को वहां बिठाएंगे, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि ये डिस्पेंसेशन पूरा अमेरिकन प्लांटेड है। तो अमेरिकन प्लांटेड, वो भी डेमोक्रेट पार्टी का लेफ्ट विंग सोच रखने वाला जो डीप स्टेट है, वो इनको यहाँ बिठाया था। डोनाल्ड ट्रंप आके डीप स्टेट को ही खत्म करना चाह रहा है ना, तो ऑब्वियसली इनके खिलाफ कुछ ना कुछ होगा। तो जब ये नहीं रहेंगे तो हमारी रिश्ता बांग्लादेश से क्या होगा तब डिसाइड करेंगे। जो नया एस्टेब्लिशमेंट आएगा उसके साथ कैसे बर्ताव करना है तब डिसाइड करेंगे। इसीलिए शेख हसीना की बात अभी थोड़ा प्रीमेच्योर होगा। एक महीना, 1.5 महीने के बाद वहां की स्थितियां, परिस्थितियां क्या बदलेंगे, फिर मोहम्मद यूनुस की क्या स्थिति रहेगा, ये सब देखेंगे। ऑलरेडी आपने देखा होगा उनकी जो आर्मी चीफ है, बांग्लादेश के आर्मी चीफ,
ऑलरेडी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है। वो कहा है कि शेख हसीना तो पास्ट है, हम शेख हसीना के साथ क्या होगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। भारत के साथ हमारी रिश्ता बहुत साल से अच्छा है और बगैर भारत का हमारी इकोनॉमी भी ठप हो जाएगी। हम यहाँ कोई भी ऐसी काम नहीं करेंगे जो भारत की सिक्योरिटी इंटरेस्ट के खिलाफ हो। ऑलरेडी उनका बयान आ चुका है। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद इनका क्या रवैया होगा, क्या सोच होगा, देखने वाली बात है। ये सरकार रहेगी नहीं रहेगी ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। इसीलिए हम अभी वॉच करेंगे, हम इसको क्या होगा उसको देखेंगे, फिर बाद में महीना 1.5 महीने के बाद हम डिसाइड करेंगे क्या करना है, शेख हसीना को यहाँ रखना है नहीं रखना है। मगर देखिए आप इनको यहाँ से निकाल भी देंगे तो भी नेगेटिव मैसेज जाएगा। अब भारत के साथ कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहते, क्योंकि जो भी आपके दोस्त बनते हैं तो दोस्त को जब उनकी जरूरत है तब उनके काम नहीं आएंगे तो वो भी एक नेगेटिव बनेगा आपके खिलाफ। इसीलिए शेख हसीना को अभी फिलहाल निकालने की कोई बात ही नहीं बनेगा और हमारी मेहमान रहे बन के रहेगी वो। यहाँ बांग्लादेश में सरकार की क्या स्थिति होगी, अमेरिका की क्या दबाव होगा, ये सब तय करने के बाद फिर डिसाइड करेंगे। इनकी तो गेम और हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर पता चलेगा या अब और चल जी पाएंगे नहीं चल जी पाएंगे क्या है पता नहीं है। तो लेट्स वेट एंड वॉच। जी खालिदा जिया जी तो ऑलरेडी यूके चली गई है और जी यूनुस का जी भी हमने सुना है कि ये भी जाने के लिए तैयार में बैठा है। तो लेट्स सी, लेट्स जी कीप अ जी वॉच। जी जी तो गिरधर जी का साफ कहना है कि शेख हसीना हमारी मेहमान है और उस मेहमान को हमें पूरे आदर सत्कार के साथ रखना चाहिए। वहीं मुझे इस मौके पर अटल बिहारी वाजपेयी दिवंगत प्रधानमंत्री का वो बयान भी याद आता है कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं, अपने पड़ोसी नहीं। गिरधर जी का ये भी कहना है कि हमें अब बांग्लादेश से भी रिश्तों को संभाल के रखने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि अगर रिश्ते बिगड़ेंगे तो बांग्लादेश चीन के करीब हो जाए। तो ये सब चीजें परिस्थितियों पर निर्भर करेंगी, अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स पर निर्भर करेंगी, जियो पॉलिटिक्स की जो कंपल्शन होंगे उसके अनुसार भारत अपनी नीति के अंदर परिवर्तन लाता रहेगा। गिरधर जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एबीसी हिंदी दर्शकों से मैं निवेदन करता हूं कि एबीसी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपने कमेंट बॉक्स हमें बॉक्स में प्राप्त कराते रहें। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।